हेलो गाइस, वेलकम टू प्यास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप अपने समय का पूरा उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो समय है दोबारा नहीं आने वाला है। सरकार में जो जितनी वैकेंसीज है वो हर साल कम होते जा रही है। आप बैंक में देख लीजिए, एसएससी में देख लीजिए, या जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप देख ही रहे होंगे हर साल वैकेंसीज कम होती ही जा रही हैं। और जो एनटीपीसी का जो आप फॉर्म जो आपने 2018 मार्च में भरा था उसका एग्ज़ाम अब जाके हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना समय लगा रही है सरकार। तो एक नौकरी को पाने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल की मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्यों ना जो आपके पास अभी जो समय है उसी का पूरा उपयोग करें और उस एक ही बार में नौकरी पाने की कोशिश करें। क्योंकि दोबारा ये वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी कोई नहीं जानता है। अगर आती भी है तो हो सकता है कि उस समय तक आप अपना एज लिमिट ही क्रॉस कर चुके हों। ठीक है, तो जो भी समय मिलता है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करें अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा स्लीप डायनेस्टी के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में और तुगलक डायनेस्टी के बारे में। उन तीनों टॉपिक में से जो जो क्वेश्चन बनते हैं हम सबने उसको डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तीनों वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे देंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया था, तो उस समय का जो राजा था नसीरुद्दीन शाह वो देश छोड़ के भाग गया था। अच्छे से मालूम है, आपको बता दिया है मैंने उस पिछले वीडियो में। ठीक है, अब उसके भागते ही क्या हुआ कि 1398 से लेकर 1414 तक कुछ छोटे मोटे राजाओं ने रूल किया, बट उनका कोई रूल इतना कुछ खास नहीं मायने रखता, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ कुछ खास काम किया भी नहीं और वो बहुत बड़े नाम थे भी नहीं। बट 1414 में आती है सैयद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे खिज्र खां। ठीक है, सैयद डायनेस्टी से कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी शांति प्रिय राजा लोग थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने उत्पात नहीं मचाया और ना ही कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए इन लोगों ने। तो हिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बस दो ही तीन सवाल बनते हैं, जैसे एक कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। ध्यान रखिएगा, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था खिज्र खां, और यही एक इकलौता रूलर था इंडिया के हिस्ट्री में जिसने कोई टाइटल नहीं लिया। ना इसने गाजी का टाइटल, ना सुल्तान, ना कुछ भी नहीं लिया। बस ये अपना नाम खिज्र खान के ही नाम से जानता था, इसको कोई सुल्तान नहीं कहता था। ठीक है, अब इतिहास में काफ़ी सारे किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जो ये अपना खिज्र खान था, ये एक्चुअली नसीरुद्दीन शाह के टाइम पे लाहौर का गवर्नर था। ठीक है, अब कहा ही जाता है कि जब नसीरुद्दीन शाह जब तख्त छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, तैमूर लोगों के अटैक के बाद, तो खिज्र खां काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करता है कि भाई जो नसीरुद्दीन शाह है वापस आएंगे, बट वो वापस आते नहीं हैं। जब वापस काफ़ी टाइम तक नहीं आते हैं तो खिज्र खां सोचता है कि चलो ठीक है, वापस नहीं आया है वो बंदा, कोई वापस आएगा भी नहीं, तो क्यों ना तख्ता पलट कर दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1414 में खिज्र खां क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है और खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लेता है, जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, काफ़ी सारी किताबों में ये भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते। जो अगला रूलर है इसी डायनेस्टी में, वो था मुइज़ुद्दीन मुबारक। ठीक है, इसी को हम मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है इसकी कि इसकी जो कोर्ट था, जो इसका दरबार था, ठीक है, ये इकलौता दरबार था दिल्ली सल्तनत के टाइम में जिसमें हिंदू नोबल्स थे। हिंदू नोबल्स मतलब जो हिंदी महामंत्री मंत्री वगैरह वो लोग थे इसके कोर्ट में सिर्फ। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसी ने क्या किया था, मुबारकबाद। मुबारकबाद एक सिटी है यमुना नदी के पास। ठीक है, दिल्ली के पास कहें तो ये है, उसकी स्टैब्लिशमेंट की थी इसने। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा मुबारकबाद किसने बसाया था, मुबारक शाह ने बसाया था। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो इससे वो दो ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रूलर है इसी डायनेस्टी में वो था मोहम्मद शाह। ठीक है, इससे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, बस क्वेश्चन एक ही बनता है कि खाने खाना का टाइटल बहरुल लोदी को किसने दिया था। ठीक है, तो बहरुल लोदी कौन है उसके बारे में आगे वीडियोस में जानेंगे, एक्चुअली इसी वीडियो में जानेंगे हम। ठीक है, तो बहरुल लोदी को खाने खाना का टाइटल दिया था मोहम्मद शाह ने। खाने खाना मतलब खानों में खान, ऐसा कुछ कहा जाता है। इसके बारे में एग्जैक्ट क्या है कोई जानता नहीं, किसी किताब में कोई वर्णन नहीं है इसके बारे में, बट उसे खाने खाना का टाइटल दिया था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने। तो जो अगली डायनेस्टी आती है हमारी दिल्ली सल्तनत की, वो आती है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा बहलोल लोधी ने स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, इसने एक कॉइन भी चलाया था जिसका नाम था बहलोली कॉइन। ठीक है, बहलोली नाम से इसने सिक्के चलाए थे। ठीक है, एक बात इंटरेस्टिंग ये है बहलोल लोदी की कि वो पहला अफगानी शासक था जो दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठा था। अब आप पूछोगे पहला अफगानी मतलब क्या हो गया, ये क्या खास बात क्या है?
तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले जितने भी रूलर थे वो थे तो अफगानी, पर खुद को अफगानी वो मानते नहीं थे, ठीक है, वो तुर्किश मानते थे खुद को, बट वो होते ओरिजिनली अफगानी थे। बट ये जो बहलोल लोधी था, इसने खुद को अनाउंस किया कि मैं अफगान से आया हूँ, मैं अफगानी हूँ प्रॉपर। तो पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर टू सिट ऑन दिल्ली सल्तनत, तो उसका जवाब होगा बहलोल लोधी, ठीक है। यही वो पहला अफगानी शासक था जो दिल्ली सल्तनत के तख्त पे बैठा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो अगले क्वेश्चन बनते हैं डायनेस्टी से, वो बनते हैं अपने सिकंदर लोधी से, ठीक है। जो पहला सवाल बनता है वो ये बनता है कि सिकंदर लोधी को कौन सा टाइटल दिया गया था। सिकंदर लोधी को टाइटल दिया गया था सिकंदर शाही का, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अच्छा, इसने अपने टाइम पे एक बहुत ही खास शहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था सिकंदराबाद। इसी सिकंदराबाद को आज हम आगरा के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा ही जाता है कि आगरा सिटी को किसने स्टैब्लिश किया था, तो आगरा सिटी को स्टैब्लिश किया था अपने सिकंदर लोधी ने। कब किया था? 1503 में। और इसी आगरा सिटी को इसने 1506 में अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। तो ये दो सवाल पूछे जाते हैं। खास बात एक और है इसके बारे में कि ये पोएम्स लिखता था गुलमुखी के नाम से, गुलरुखी या गुलमुखी के नाम से ये पोएम लिखता था, ठीक है। ये एक लैंड मेजरिंग सिस्टम लेके आया था जिसका इसने नाम दिया था गज सिकंदरी, या हज नहीं होगा, गज होगा, गज सिकंदरी। मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली सल्तनत में अभी तक 3 लैंड मेजरिंग सिस्टम आ चुके हैं। पहला इक्ता जो इल्तुतमिश लेके आया था, दूसरा था बिस्वा जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, और तीसरा गज सिकंदरी जो सिकंदर लोधी लेके आ गया था, ठीक है। ये 3 जो है लैंड मेजरिंग सिस्टम अब तक हम देख चुके हैं, ठीक है। खास बात एक ये भी है कि ये शहनाई का काफ़ी पसंद करता था ये, ठीक है। शहनाई का इसे काफ़ी शौक था बजाने का, ठीक है। तो सिकंदर लोधी से बनने वाले ये 5-6 सवाल ये बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लैंड मेजरिंग सिस्टम क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि इक्ता सिस्टम क्या है, बिस्वा सिस्टम क्या है, कौन कौन लेके आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, इसके पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो जो इसके अगले जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से, तो जो अगले क्वेश्चन बनते हैं ये इसी लोधी डायनेस्टी से ही बनते हैं। वो बनते हैं लोधी डायनेस्टी के अगले शासक इब्राहिम लोधी से, ठीक है। सवाल ये पूछा जाता है कि लोधी डायनेस्टी का, या यूँ कहें पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी रूलर कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का और लोधी डायनेस्टी का, दोनों का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये याद ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक सवाल ये पूछा जाता है कि बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था और किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के द्वारा, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, कहानी थोड़ी बड़ी दिलचस्प है, चलिए सुनते हैं क्या हुआ था। एक्चुअली इब्राहिम लोधी का एक भाई था दौलत खान लोधी, जो उस टाइम पे लाहौर का गवर्नर था, ठीक है। तो देख रहे हैं एक भाई राजा बना हुआ है और एक भाई गवर्नर बना हुआ है, तो नाइंसाफ़ी है ये तो। अब इस दौलत खान लोधी को लगा कि यार ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, मेरा भाई, बड़ा भाई पूरे दिल्ली क्या पूरे भारत पे राज कर रहा है। तो उसी जलन के कारण या ईर्ष्या के कारण इसने क्या किया, बाबर को बुलाया, ठीक है। बाबर उस समय मिडिल ईस्ट में राजा था और काफ़ी वहाँ पे उसका दबदबा था। तो दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया भारत में और आमंत्रित किया, कह के कहा कि आप आइए भारत पे, दिल्ली पे आइए, इब्राहिम लोधी पे अटैक करिए, ठीक है। आपको जितना लूटना है पूरा खजाना लूटिए और आप वापस चले जाइए, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता, बाबर को फ़ायदा था, दिल्ली का पूरा खजाना बाबर को मिल जाता और दौलत खान लोधी को दिल्ली का तख्त मिल जाता। प्लानिंग तो ये था दौलत खान लोधी का, ठीक है। और हुआ भी ऐसा ही। बाबर आता है 1526 में, युद्ध छिड़ता है अच्छा खासा इब्राहिम लोधी और बाबर लोधी में, सॉरी इब्राहिम लोधी में और बाबर में। होता क्या है, बाबर इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है। और जीतने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है हम जानेंगे अगले वीडियोस में डिटेल में। बट फिलहाल के लिए बस ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का, बैटल ऑफ पानीपत, और गवर्नर कौन था गवर्नर लाहौर का लोधी डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। ये 3 सवाल बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने करीब करीब 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, ठीक है। अगर इन 16 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। अब इस पूरे 4-5 वीडियोस में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है और जितने भी क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से बन सकते हैं हमने उनको डिटेल में समझा है, डिटेल में पढ़ा है सबके बारे में, ठीक है। अब आगे के वीडियोस में हम देखेंगे मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल, ऐसा मान सकते हैं कि आप मिडिवल हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मुगल से ही।
कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ के हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें अगर जीएस आ रही है, हिस्ट्री आ रही है, तो मुगलों से सवाल तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो उसको टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। 1 से 2 सवाल बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियोज़ में हम मुगलों के बारे में जानेंगे। और अगर आपने इसके पहले जो वीडियोज़ हैं जिस पे डिस्कस किया है हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में, वो नहीं देखा है तो सारे वीडियोज़ देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको। डायरेक्ट एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे उससे, ठीक है। आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ल्यूसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो आप बस ये वीडियोस देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप बहुत आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।